साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। इसमें आज हम आधुनिक काल प्रारंभ करने वाले हैं। कल हमने जो रीतिकाल था, रीतिकाल यह सब कुछ रीतिकाल देखा था, स्वच्छंद धारा यह सब कुछ देखा। और आज जो है, आज हम आधुनिक काल आरंभ करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल में नवजागरण युग 1957 से 1920 तक और स्वच्छंदतावाद युग 1920 से 1938। स्वच्छंदतावाद युग को ही छायावाद कहा जाता है। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 से अद्यतन, यह हम आज प्रारंभ करेंगे। नवजागरण युग, आधुनिकता 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत और हिंदी नवजागरण, इस टाइटल से आधुनिक काल का आरंभ इस हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में होता है। तो पढ़ते हैं यहाँ। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। यानी भारतीय इतिहास का या भारत का आधुनिक काल कब से प्रारंभ होता है? तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से आधुनिक काल को प्रारंभ होता है। यानी 19वीं शताब्दी और आधुनिक काल एक साथ प्रारंभ होते हैं। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन सारे देश में एक साथ नहीं फैला, उसी प्रकार नवजागरण भी देश के किसी आंचल में पहले आया और किसी आंचल में बाद में। यानी भक्ति आंदोलन जो भी है, वह पहले उत्तर भारत फिर दक्षिण भारत ऐसे जो फैला, यानी उसको है प्रसार प्रचार होने में समय लगा। उसी प्रकार आधुनिक काल का भी या आधुनिकता का भी आधुनिकता भी फैलने में समय लगा है। फिर वह किसी आंचल में, किसी स्थान में पहले हुआ, किसी स्थान में बाद में उसका प्रचार हुआ। नवजागरण देश के, यानी नवजागरण का प्रसार जो है, किसी भाग में पहले किसी भाग में देरी से ऐसे होता गया। सबसे पहले उसका अरुणोदय बंगाल के क्षितिज पर हुआ। यानी सबसे प्रथम नवजागरण जो है वह बंगाल प्रदेश में हुआ। बंगाल स्थान पर सबसे प्रथम नवजागरण हुआ है। एस सी सरकार के अनुसार सन 1757 में बंगाल में आधुनिक काल का उदय और मध्यकाल का अंत होता है। एस.सी. सरकार, यह जो विद्वान है, इनके अनुसार 1757 में बंगाल में आधुनिक काल का उदय, यानी आधुनिक काल का जो है, आधुनिक काल प्रारंभ होता है और मध्यकाल जो है वह समाप्त होता है। इसी वर्ष प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय और बंगाल के नवाब की पराजय होती है। यानी 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे उनकी पराजय हुई और अंग्रेज़ों की वहाँ पर विजय हुई। यानी कहा जाए तो नवजागरण यह जो है अंग्रेज़ों की देन है, ऐसा कह सकते हैं। यदि भी अभी बंगाल को अंग्रेजी राज्य में मिलाया नहीं गया था, किंतु उस पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। यानी बंगाल जो राज्य है ब्रिटिश के राज्य में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उस पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व, स्वामित्व स्थापित हो चुका था। सन 1818 में महाराष्ट्र अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। सन 1818 में महाराष्ट्र जो है अंग्रेज़ों ने काबिज कर लिया। वहाँ भी आधुनिक काल का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। यानी महाराष्ट्र में आधुनिक काल का या नवजागरण का जो समय है वह 1818 माना जाता है। सन 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य का अंग बन गए। यानी 1856 में अवध भी अंग्रेजी सत्ता ने काबिज कर लिया। अवध यानी अयोध्या, इस पर भी अंग्रेजों का जो शासन है वह स्थापित हो गया। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। यानी सन 1857 में प्रथम स्वाधीनता आंदोलन जो है वह छेड़ा गया और स्वतंत्रता संग्राम बिगुल बजा। यानी स्वतंत्र चाहिए हमें, अंग्रेजों से मुक्त होना चाहिए, यह भावना देशभक्तों, देश के युवकों में या अन्य राजकर्ताओं में जगी और उन्होंने 1857 में पहला विद्रोह, पहला स्वतंत्रता आंदोलन जारी किया।
हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र विशेषतः उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, यानी बंगाल के आधुनिक काल से 100 वर्ष बाद। यानी 1857 से हिंदी भाषा क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश का जो हिंदी भाषी भाषा क्षेत्र है वह विशेषतः उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ही बोलचाल की भाषा हिंदी है। तो वहाँ पर 1857 से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, यानी 100 वर्ष बाद। जैसे कि 1857 से 1757 में बंगाल में वह आधुनिक काल स्थापित हुआ और फिर 1857 में वह हिंदी प्रदेश में आया, यानी 100 वर्ष बाद। इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल ले आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है, यानी आधुनिक काल यह जो है अंग्रेज़ों की देन है, ऐसा मानते हैं। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है, यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है यदि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल न आता। यानी जिस प्रकार कहते हैं कि कथन है शुक्ल जी का कि यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति आंदोलन का आरंभ नहीं होता, भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, उसी प्रकार अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल का आरंभ न होता, आधुनिक काल न आता। यह जो है यह बच्चन सिंह का कथन है। ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे आना ही था, किंतु अंग्रेजी उपनिवेश ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। अनजाने ही सही नए परिवर्तन का श्रेय उसी को दिया जाता है, यानी अंग्रेज आने के बाद जो भी नए परिवर्तन हुए, नए बदलाव हुए, वह उसका श्रेय जो है अंग्रेज़ों को ही दिया जाता है। इस संदर्भ में सन 1853 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में प्रकाशित अपने एक लेख में कार्ल मार्क्स ने लिखा है, यानी कार्ल मार्क्स लिखते हैं, यह सच है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए ब्रिटेन ने जो कुछ किया था उसके पीछे उनके निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति का लक्ष्य निहित था। यानी जो कुछ भी कार्ल मार्क्स लिखते हैं, जो भी हिंदुस्तान में यानी भारत में जो भी सामाजिक क्रांति यानी बदलाव, जो भी सामाजिक बदलाव हुए, वह बदलाव लाने में ब्रिटिश की यानी अंग्रेज़ों की जो कुछ भी कूटनीति थी, स्वार्थ नीति थी, और उस स्वार्थ नीति की पूर्ति करने का लक्ष्य था अंग्रेज़ों का आधुनिकता लाकर। इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह दुष्टतापूर्वक था। पर प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य जाति एशिया की मौलिक व्यवस्था में सामाजिक क्रांति हुए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है? यदि नहीं तो इंग्लैंड ने जो अपराध किए हैं इस क्रांति को लाने में, वह अनजाने इतिहास का हथियार बन गए। यह कार्ल मार्क्स का कथन है। एशिया की स्थिर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए उसने एशियाई उत्पादन प्रणाली पर ब्यौरेवार विचार किया, यानी जो भी ब्रिटिश ने सामाजिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए एक ब्यौरेदार उन्होंने विश्लेषण किया, ब्यौरेदार विचार किया अंग्रेज़ों ने, और गांवों की अपरिवर्तनशील और जड़ इकाई पर प्रकाश डाला। किंतु इधर उनके एशियाई उत्पादन प्रणाली का जोरदार खंडन हुआ है। लोगों ने स्मृतियों से उदाहरण देकर सिद्ध करना चाहा है कि गांवों में खेतों की बिक्री होती थी, वे अपरिवर्तनशील नहीं थी, यानी वह जो इंग्रज आने से पहले भी भारत के जो लोग थे वह भी परिवर्तनशील थे, क्योंकि वह अंग्रेज आने से पहले ही जो भी उदर निर्वाह था, जो भी व्यापार था वह होता था। सन 1957 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि इस अर्थ में चीन एशियाई नहीं है। यानी वह चीन ने जो है 1927 में जो एक कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव किया, और उस प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि चीन जो है एशियाई नहीं है, यानी चीन जो है भारतीय नहीं है। आशीष नंदी जैसे लोग मार्क्स के इन विचारों में नक्सलवाद और ओरिएंटलिज्म ढूंढते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो हिंदी की जो ये है जो वैचारिक पृष्ठभूमि पूछी जाती है उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचारों को नक्सलवाद किसने कहा? तो आशीष नंदी ने कार्ल मार्क्स के विचारों में नक्सलवाद और ओरिएंटलिज्म ढूंढते हैं।
यानी कार्ल मार्क्स के विचारों में ओरिएंटलिज्म कौन कौन ढूंढता है, तो आशीष नंदी, लेकिन इनके विचारों में स्वयं नक्सलवाद है। ओरिएंटलिज्म का अंधा विरोध है। ओरिएंटलिज्म या प्राच्य विद्याविद मुख्यतः भाषा वैज्ञानिक थे। उनमें से अधिकांश का दृष्टिकोण उपनिषदवादी था, किंतु उन्हीं में विलियम्स जोन्स और मैक्स मुलर भी थे, जिन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के औदात्य का उद्घाटन भी किया। यानी जो ओरिएंटलिज्म है उसमें जो है अच्छे भी लोग थे, जिसमें है विलियम्स जोन्स, मैक्स मुलर, जिन्होंने भारत की जो ऐतिहासिक संस्कृति है उसका पुनरुत्थान करने में, उसको ढूंढ निकालने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एडवर्ड सईद के दी ओरिएंटलिस्ट को यथावत स्वीकारा नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से देश को खोखला कर दिया, उसे जी भरकर लूटा, किंतु अपने उपनिवेश की रक्षा तथा व्यापार की समृद्धि के लिए उन्होंने कानून और व्यवस्था कायम की भूमिका का नया प्रबंध किया। यानी जो अंग्रेजों ने जो आर्थिक दृष्टि से भारत को खोखला कर दिया, यानी सब कुछ लूटमार कर वह उनके राज्य में ले गए, और जो व्यापार के लिए अच्छा हो ऐसे कानून व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। भूमि का नया प्रबंध किया, रेल तार डाक का जाल बिछाया, अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, प्रेस खोला। मार्क्स ठीक कहता है, यह सब कुछ अंग्रेजों ने अपने हित में किया, किंतु प्रकारांतर से इनसे भारतवर्ष का आधुनिकीकरण भी हुआ। यानी जो कुछ भी सुख सुविधाएं अंग्रेजों ने की वह उन्होंने उनका व्यापार का प्रसार प्रचार करने के लिए की, और उसके ही साथ उन्होंने उनके हित के लिए किया, लेकिन उसमें भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए भारत में क्या क्या प्रारंभ किया देखते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, भूमि का नया प्रबंध किया, रेल सेवा जारी की, तार सेवा यानी डाक विभाग का जाल बिछाया, अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की, प्रेस खोले यानी जो प्रेस जो होते हैं वर्तमान पत्र, वो मार्क्स ठीक कहता है, फिर जो कार्ल मार्क्स है वह ठीक कहता है। यह सब कुछ अंग्रेजों ने अपने हित में किया, किंतु प्रकारांतर से इनमें भारतवर्ष का आधुनिकीकरण भी हुआ। यानी मार्क्स कहता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि ये भी सुविधाएं जो है अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया, अपना व्यापार का प्रसार प्रचार व्यापार बढ़ाने के लिए किया, यानी भारत में इससे चलते ही भारत में आधुनिकीकरण का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, जमींदारी और इस्तमारी बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की खुली छूट मिली गई। यानी जो ज़मीनों से जो व्यापार था या ज़मीनों की जो बिक्री खरीदी थी उसमें एक छूट मिल गई, वह व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल गई। व्यावहारिक खेती को बढ़ावा मिला। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने कपास, पटसन, जूट और नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। यानी अंग्रेजों ने कौन से खेती को प्रोत्साहन दिया, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। यानी यदि वहाँ समझो कपड़ा यहाँ पक्का माल है, और कपड़ा जो है कपड़ा बुनने से पहले उसको जो कच्चा माल मिलता है या जो भी रॉ मटेरियल होता है वह कपास से प्राप्त होता है, और कपड़ा बनाने के लिए कपास यह महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजों ने खेती में कपास के उत्पादन पर जोर दिया, का उत्पादन करे, इसके लिए किसानों को एक मनोबल दिया। फिर पटसन, जूट और नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। लोगों को नील बोने के लिए बाध्य किया जाता था। जो गेहूं धान के स्थान पर डर के मारे किसान नील बोते थे। यानी उन्होंने किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया या बंधन ला दे उन पर, और जिस जगह पर जिस खेत में जो गेहूं धान यानी जो धान यानी चावल ऐसे खेती की जाती थी, इस पर किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए अंग्रेज़ों ने बाध्य किया। इससे खाद्यान्न कम पड़ गया। फिर खाद्यान्न या जो भी खाद्य पदार्थ थे उसकी कमी महसूस हुई। बंगाल में इसका विरोध हुआ। बंगाल के प्रांत के लोगों में इसका विरोध हुआ, क्योंकि जिस ज़मीन पर जो अनाज है वह उगाया जाता था, उसी ज़मीन पर जो है नील की खेती की जाती थी, तो इसलिए अनाज जो है वह अनाज की जो कमी है वह महसूस होने लगी, तो बंगाल में इसका विरोध हुआ।
यानी बंगाल में नील की खेती का विरोध हुआ। चंपारण में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन भी मुख्यतः नील की खेती के विरोध में ही हुआ था। यानी जो चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था वह नील खेती रोकने के लिए ही किया था। कच्चा माल विलायत भेजा जाता था और वहां से पक्का माल के रूप में बदलकर भारत के बाजारों में पहुंच जाता था। जैसे कि कच्चा माल, जैसे कि कपास यहाँ से लेकर जाने का और फिर उसके कपड़े बनाकर उस पर डिजाइन या कपड़े बुनकर फिर वह भारत में लाकर बेचने का। यानी समझो कपास यदि 5 रुपए में खरीदते हैं तो वह एक कपड़ा जो है बनकर आता है तो 10 रुपये 20 रुपये में बेचते थे। इस बंदोबस्त के फलस्वरूप नए वर्ग संबंधों की दृष्टि हुई। इस संरचना के शीर्ष भाग पर जमींदार बड़े बड़े जोरदार जोतदार और महाजन थे, जो अधोभाग पर छोटे छोटे किसान, शिकमीदार, खेतीहर मजदूर आदि थे। इन दोनों वर्गों में भी सीधा संबंध नहीं था। यानी जो जमींदार और जो खेत मजदूर था इसमें भी संबंध का विच्छेद होने लगा। उनके बीच अनेक बिचौलिए थे। अंतः जमींदारों और किसानों के बीच संवेदनात्मक संबंध निशेष हो चुका था। सबसे ऊपर अंग्रेज बहादुर थे, जो वास्तविक से दुगुना, यानी सबसे ऊपर जो थे वह अंग्रेज बहादुर थे, अंग्रेजों का राज्य था। आर्थिक संरचना का जो नया रूप सामने आया वह न तो पूंजीवादी था और न सामंतवादी और न ही मुगलों की पुरानी व्यवस्था की कोई कड़ी था। यानी जो आर्थिक संरचना में नया रूप सामने आया, यानी आर्थिक संरचना में जो नए नए नियम आए थे वह न ही पूंजीवादी था और न सामंतवादी और न मुगलों की पुरानी व्यवस्था थी, वह एक अंग्रेज़ों का ही था। यह एक नया ढांचा था जिसे उपनिवेशवाद ने बनाया। टैक्स पर टैक्स लगाए गए, अकाल पड़े, किसानों के छिटपुट विद्रोह हुए, पर व्यवस्था अपनी जगह बनी रही। यानी अकाल आया और टैक्स जो है टैक्स पर टैक्स लगाए गए, अकाल आया फिर भी किसानों का टैक्स वह उन्होंने माफ़ नहीं किया और वह विद्रोह हुए फिर भी उस व्यवस्था ने अपनी जगह बनी रही। यानी व्यवस्था जो थी अंग्रेज़ों ने टैक्स वसूल करने की महसूल बोलते थे वह उन्होंने कम नहीं की। उद्योग धंधों को भी अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया, यानी जो भी उद्योग थे उसको भी बंद कर दिया। पूरा देश गरीबी के गर्त में ढकेल दिया गया। इस आर्थिक संरचना से शोषण की अनेक विधियों से भारतीय नवजागरण का क्या संबंध है? यानी जो कुछ भी यह आर्थिक शोषण संरचना चलती रही, इससे भारतीय नवजागरण से क्या मतलब है, क्या भारतीय नवजागरण का क्या संबंध है, इसकी चर्चा बयास्तान होगी, यानी इसकी चर्चा भी आगे होगी। किंतु इस व्यवस्था से भी एक प्रकार की गत्यात्मकता आई। यानी यह ये सभी अंग्रेज़ों के शोषण से, अंग्रेज़ों के जुल्मों से त्रस्त होकर भारतीयों ने जो भी नया कदम उठाया अंग्रेज के विरोध में, इसे नवजागरण या कहा जाता है। यह हम आगे पढ़ेंगे। प्रेस और समाचार पत्रों के कारण विचार स्वतंत्र की नींव पड़ी। यानी अंग्रेजों ने प्रेस खोला तो फिर प्रेस खोलने के बाद जो समाचार पत्र, वर्तमान पत्र यह जो छापने लगे, तो इससे प्रेस और समाचार पत्रों के कारण जो विचार स्वतंत्र की नींव पड़ी। यानी जो विचार जो है वह लिखित रूप से प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्रता मिली। इसके माध्यम से बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ किया। यानी जो फिर समाचार पत्रों में विचार स्वतंत्र मिला, यानी अपने विचार लिखकर जनता को बताना। इसलिए जो भी बुद्धिमान लोग थे, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने अपने विचारों के द्वारा अंग्रेज़ों के अत्याचारों का, अंग्रेज़ी के शोषण का विरोध किया और उन्होंने अपना लेखन वर्तमान पत्रों में लिखकर अन्य लोगों तक बताया। यूँ प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय बैप्टिस्ट मिशन के प्रचारक कैरे को जाता है। यानी जो प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय जो है वह बैप्टिस्ट मिशन के प्रचारक कैरे को जाता है। यानी जो वहाँ ईसाई प्रचारक थे उनको जाता है, उसका नाम है बैप्टिस्ट मिशन के प्रचारक। यानी जो ईसाई जो होते हैं, ईसाई मिशन, उसके प्रचारक कैरे को जाता है किसका श्रेय? प्रेस खोलने का और समाचार पत्र निकालने का। सन 1800 में वार्ड कैरे और मार्चमैन ने कलकत्ते से थोड़ी दूर श्रीरामपुर में टेनिस मिशन की स्थापना की। सन 1800 में वार्ड कैरे
और मार्शमैन ने कलकत्ते से थोड़ी दूर पर श्रीरामपुर में डैनिश मिशन की स्थापना की थी। केले ने पंचानन, कर्मकार और मनोहर की सहायता से सन 1803 में देवनागरी अक्षरों की ढलाई की और एक प्रेस खोला। यानी देवनागरी अक्षरों की ढलाई किसने की? तो वह भी जो केले को ही उसके केले ने भी देवनागरी अक्षरों की ढलाई की और प्रेस खोला। श्रीरामपुर से ही दो पत्र भी प्रकाशित हुए, यानी श्रीरामपुर से दो पत्र प्रकाशित हुए, समाचार दर्पण और दिनदर्शक। समाचार श्रीरामपुर से कौन से दो पत्र प्रकाशित हुए? तो समाचार दर्पण और दिनदर्शक। इसके बाद तो देश भर में धड़ाधड़ छाप खाने खुलने लगी। इसके बाद फिर सारे देश के भागों में जो है जो प्रेस है वह खुलने लगे, छाप खाने खुलने लगे और समाचार पत्र निकलने लगे। सन 1826 में हिंदी का पत्र उदंत मातरण प्रकाशित हुआ। हिंदी का जो पहला पत्र है वह उदंत मातरण था और फिर उसके साथ ही जो हिंदी में पत्रकारिता की शुरुआत होती है 1826 को। 1826 में हिंदी का पत्र उदंत मातरण प्रकाशित हुआ। विचारों की यह स्वतंत्रता अंग्रेज अधिकारियों को सहन नहीं हुई। यानी लोग जो है, जो बुद्धिमानी लोग जो है अंग्रेजों के विरोध में, उसके शोषण के विरोध में आवाज़ उठा रहे थे। जो अंग्रेजी अधिकारी जो थे उसको वह सहन नहीं हुआ और फिर उन्होंने उनके विचार पर भी प्रबंध लगाने का काम किया। उन्होंने आज्ञा पत्र द्वारा उनकी स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। इसका सबसे अधिक विरोध बर्किंघम ने किया, जो स्वयं अंग्रेज था। यानी जो अखबार समाचार पत्रों में विचार जो लिख रहे थे उस पर प्रतिबंध किसने लिखा? तो सबसे प्रथम एक अंग्रेज ने भी विरोध किया, उसका नाम था बर्किंघम ने उसका विरोध किया। उसके पत्र कलकत्ता जर्नल में गवर्नरों की गलती नीतियों का कड़ा प्रतिरोध छपता था। एडम ने उसे सन 1823 में भारत छोड़ने के लिए बाध्य करके लंदन वापस भेज दिया। इसी वर्ष एक दूसरा आज्ञा पत्र जारी किया गया जिससे समाचार पत्रों पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। मैं जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहाँ पर ही विश्लेषण करूँगा। राजा राम मोहन राय ने अपने मित्रों के साथ इसका डटकर विरोध किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध एक याचिका दाखिल कर दी। यानी फिर आगे चलकर जो समाचार पत्रों पर प्रबंध लगाए गए थे उसका हिंदी क्षेत्र से जो विरोध किया उसका नाम था राजाराम मोहन राय ने अपने मित्रों के साथ इसका डटकर विरोध किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध एक याचिका दाखिल कर दी। यह आज्ञा पत्र एक आलोकतांत्रिक और प्रतिक्रियावादी कदम था। राजा के विरोध में वही जोश था जो मिल्टन के एरिओपेजिटका में था। रमेश चंद्र दत्त के अनुसार संवैधानिक ढंग से अधिकार प्राप्त करने का आरंभ यही से होता है। यानी जब वहाँ राजा राम मोहन राय ने प्रेस के प्रबंध को हटाने के लिए कलकत्ता के उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, यही से रमेश चंद्र दत्त के अनुसार संवैधानिक ढंग से अधिकार प्राप्त करने का आरंभ होता है। इससे लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता और अन्याय के विरोध की शक्ति आई, यानी अन्याय का विरोध करने की शक्ति, प्रेरणा मिली। उपनिवेश विरोधी चेतना जागृत करने का सर्वाधिक श्रेय पाश्चात्य शिक्षा को है। यानी जो विरोध उपनिवेश, यानी जो भी अंग्रेजी की जो भी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की, शोषण के विरुद्ध जागृत चेतना करने की जो सर्वाधिक श्रेय है वह पाश्चात्य शिक्षा को ही जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में स्वीकार किया है कि भारत को अंग्रेजी शिक्षा बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है। यानी जो स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यह स्वीकार करते हैं कि भारत की खोज में स्वीकार किया है कि भारत को अंग्रेजी शिक्षा से बहुत लाभ मिला है, किंतु जनता पर जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है वह भारतीय संस्कृति के कारण। इन लोगों ने स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के अतीत को खोजा,
प्रारंभ में अंग्रेज इस देश के निवासियों को परंपरागत शिक्षा देना चाहते थे। यानी प्रारंभिक दौर में जो अंग्रेज थे वह भारतीय लोगों को परंपरागत शिक्षा देना चाहते थे। इसके दो कारण थे, यानी परंपरागत शिक्षा देने के ही अंग्रेज़ों के सामने दो कारण थे। उसमें एक कारण जो था, एक तो यह कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय अप्रसन्न होंगे, यानी अंग्रेजी शिक्षा पारंपरिक शिक्षा न देकर हम अंग्रेजी शिक्षा देने लगे तो भारतीयों में जो है भारतीय जो है नाखुश होंगे क्योंकि उनकी रुचि नहीं होगी। और दूसरा यह कि इससे जो नई चेतना उत्पन्न होगी वह उपनिवेश उपनिवेशवाद को भारी पड़ेगी। यानी वह डरते थे यदि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए तो वह हमारे खिलाफ ही उठेंगे। इस डर से भी वह उनको अंग्रेजी शिक्षा नहीं देते थे, पारंपरिक शिक्षा ही देते थे। अंततः दोनों बातें सच निकली। आगे चलकर दोनों बातें जो है सच ही निकली, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से वह अप्रसन्न भारतीय तो हुए भी, साथ में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, जो भी ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान के बल पर उन्होंने अंग्रेज़ों का ही विरोध किया, जो उपनिवेशवाद था उसका ही विरोध किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी सरकार ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 18वीं शताब्दी के समाप्त होने के कगार पर, यानी समाप्त नहीं हुई थी, यानी कहा जाए तो 1875 के बाद कह सकते हैं हम। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी यानी जो ब्रिटिश सरकार में कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। बनारस में संस्कृत कॉलेज किसने खोला? तो अंग्रेजों ने खोला था, कंपनी सरकार ने खोला था। पहले में अरबी पारसी की पढ़ाई होती थी और दूसरे में संस्कृत की। पहले में यानी जो कलकत्ता मदरसा था उसमें अरबी पारसी की पढ़ाई होती थी और संस्कृत कॉलेज में बनारस के वहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई होती थी। सन 1823 में कलकत्ता में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। सन 1823 में कलकत्ता में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। कलकत्ता में किस वर्ष लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई? तो 1823 में हुई। इस समिति में कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा के पक्षपाती थे और कुछ लोग विरोधी। यानी वह समिति जो 1823 में कलकत्ता में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई, इस समिति में दो प्रकार के लोग थे। एक प्रकार ऐसा था जो अंग्रेजी के पक्षपाती थे, यानी अंग्रेजी के पक्ष में थे, और दूसरे जो थे अंग्रेजियों का विरोध करने वाले थे। इसी वर्ष राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एम हर्ड को पत्र लिखते हुए गवर्नर जनरल से अनुरोध किया था कि संस्कृत शिक्षा प्रणाली को बंद कर दिया जाए। यानी इसी वर्ष जो है 1823 में ही जो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एम हर्स्ट को पत्र लिखकर कहा था गवर्नर जनरल से, कि अनुरोध किया था, प्रार्थना की थी कि संस्कृत शिक्षा जो प्रणाली है वह बंद की जाए। व्याकरण की बारीकियों, वेदांत, मीमांसा, न्याय आदि को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों के 1 दर्जन वर्ष व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं। यानी राजा राम मोहन राय ने संस्कृत शिक्षा को बंद करने की सलाह क्यों दी थी? क्योंकि जो व्याकरण जो संस्कृत का जो व्याकरण था, व्याकरण की बारीकियाँ यानी व्याकरण की जो सूक्ष्मता थी, उसके जो वेदांत थे, मीमांसा थे, न्याय आदि जो थे, कंठस्थ करने में, मुखरत करने में ज़्यादा वर्ष यानी 1 दर्जन वर्ष यानी 12 वर्ष लग जाएंगे, यानी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए राजा राम मोहन राय ने गवर्नर को संस्कृत शिक्षा बंद करने के आदेश दिए थे। ऐसे छात्र समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। यदि वह बारीकियों से वेदांत पढ़े, मीमांसा पढ़े, न्याय पढ़े, तो वह कहा जाए तो समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते थे, क्योंकि वह किताबों में ही लगे रहेंगे। इन विषयों के स्थान पर प्राकृत विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। यानी जो व्यावहारिक हो, समाज में जीने के लिए गणित जो है महत्वपूर्ण विषय है, यह मैं मानता हूँ और मानना ही चाहिए, क्योंकि गणित जो है हमें हर कदम पर काम आता है। जैसे कि व्याकरण की बारीकियों, व्याकरण का अध्ययन, वेदांत, मीमांसा, जो भी धार्मिक ग्रंथ है संस्कृत के, उनको बंद कर उनकी जगह पर प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि विषयों की उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। सन 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में एक प्रारूप तैयार किया। यानी 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के
अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में एक प्रारूप एक पत्र तैयार किया। कुछ वाद विवाद के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय भी खुले गए। कलकत्ता और बम्बई में कब विश्वविद्यालय खुले तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय भी खुल गए। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी स्थापित हो गई। फिर शिक्षा के माध्यम के रूप में 1857 में शिक्षा के रूप में अंग्रेजी स्थापित हो गई। यानी अंग्रेजी शिक्षा में अंग्रेजी का माध्यम 1857 से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी के पक्ष में अंग्रेज भी थे और इस देश के भद्र लोग भी, पर लोगों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। यानी अंग्रेजों के पक्ष में अंग्रेज भी थे, अंग्रेजी के पक्ष में अंग्रेज थे, यानी अंग्रेजी तो जानने वाले सिर्फ अंग्रेज थे उस समय में। फिर भद्र कुछ अन्य लोग भी थे और दोनों के उद्देश्य यानी अंग्रेजों के और जो भद्र लोग थे उनके उद्देश्य जो थे भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे, एक दूसरे के विरोधी। मैकाले को औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए क्लर्कों की ज़रूरत थी। यानी मैकाले को जो काम करने के लिए जो क्लर्क थे, लिपिक रहते थे, उसकी ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। जनता की मानसिकता को उपनिवेश के पक्ष में ढालना था। भद्र लोगों को नए ज्ञान विज्ञान द्वारा जनता को बौद्धिक आधार पर अपनी वर्तमान व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाता। यानी मैकाले ने जन जागृति करने का काम भी किया, ज्ञान विज्ञान बताया और जनता को बौद्धिक आधार पर वर्तमान व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाना था। यह मैकाले का उद्देश्य था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक नहीं स्वीकार किया गया। कुछ अंग्रेज विलियम्स और शेक्सपियर आदि देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षपाती थे। यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली जो थी वह सफल नहीं हो पाई और उसको सफलतापूर्वक नहीं स्वीकार किया गया, यानी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। फिर जो आगे चलकर जो अंग्रेजी विलियम थे, शेक्सपियर थे, ये जो थे देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षपाती, यानी देशी भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए थी, ऐसा उनका शेक्सपियर और बिल्सन का मत था। बिल्सन और शेक्सपियर का। शिक्षा समिति के एक भारतीय सदस्य जगन्नाथ सेठ ने सन 1841 में कहा था। यानी शिक्षा समिति पर भारतीय सदस्य ब्रिटिश काल में कौन थे तो जगन्नाथ सेठ थे। उन्होंने 1841 में कहा, यदि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञानवर्धन और उसके मस्तिष्क का परिष्कार करना है तो हमें उसे देशी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। यह किसका कहना था तो जगन्नाथ सेठ का। यदि हमारा उद्देश्य यानी यदि भारतीय जनता को ज्ञान देने का उद्देश्य है, उसके मस्तिष्क का विकास करने का उद्देश्य है, तो उनको देशी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। यह जगन्नाथ सेठ का उद्देश्य था, कहना था। स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरा कौन उपाय हो सकता है? स्त्री को शिक्षित करने के लिए देशी भाषा ही सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है। मेरा दृढ़ विचार है कि यह शिक्षा भारतीय जनता के पहुंच के बाहर है। यानी जगन्नाथ सेठ जो है वह कहते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वह भारतीय लोगों के दिमाग मस्तिष्क से पहुंच से बाहर है, यानी कुछ समझ में नहीं आएगा। बंगाल में अंग्रेजी के प्रति अधिक उत्साह था। यानी बंगाल के लोगों में अंग्रेजी के प्रति उत्साह था, अंग्रेजी के प्रति रुचि थी। किंतु उसी बंगाल में सन 1838 में उदय चंद्र ने बंगाल भाषा में एक लेख लिखा था। यानी 1838 में उदय चंद्र ने बंगाल भाषा में एक लेख लिखा था। उसका अभिप्राय यह था कि इस देश के लोग अपनी भाषा का अध्ययन करके ही वह क्षमता प्राप्त कर सकते हैं जिससे वे अपनी गुलामी की बेड़ियाँ काट सके। यानी बंगाल के जो उदय चंद्र थे उन्होंने बंगाल भाषा में एक लेख लिखा था। उसका अर्थ या उसका सारांश एक ही था कि जो भी इस देश के लोग जो है अपनी भाषा का यानी अपनी देशी भाषा का अध्ययन करके देशी भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करके उसमें वह क्षमता आ सकती है जिससे वह गुलामी की बेड़ियाँ तोड़कर यानी गुलामी को इनकार कर स्वतंत्र होने की बात या खुद के अंग्रेज़ों को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। बंकिम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को फालतू और विवेकानंद रीढ़हीन कहते थे। जो बंकिम थे
बंकिम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों को बंकिम जो है वह फालतू समझते थे और विवेकानंद जो है रीढ़हीन समझते थे। यदि देशी भाषाएं शिक्षा का माध्यम रही होती तो आज देश का सांस्कृतिक राजनीतिक नक्शा दूसरा होता। यह बात बिल्कुल सही है कि यदि देशी भाषा में उस तत्कालीन समय में देशी भाषा में यदि शिक्षा का माध्यम जो है देशी भाषा रही होती, जो भी हमारी हिंदी है या अन्य जो भी प्रांतों की भाषा है वह रही होती, तो आज जो देश का जो ढांचा है नक्शा है वह कुछ और होता। अंग्रेजी माध्यम के कारण तत्कालीन भद्र लोग सामान्य जनता से कटकर अलग हो गए। यानी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से जो भी भद्र लोग थे सामान्य जनता से कटकर, सामान्य जनता से हटकर अलग हो गए। अलगाव की यह प्रक्रिया अब भी किन्हीं अंशों, यानी अब भी यह अलगाव की जो प्रक्रिया है वह देखने को मिलती है, कायम है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बहुत बाद में हुआ। यानी हिंदी भाषी क्षेत्र में या हिंदी भाषा क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार है वह बहुत देर से हुआ। सन 1858 में प्रकाशित बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति से पता लगता है कि पटना के स्कूलों के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को लोग भूतखाना समझते थे। हिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी के प्रति आज भी उत्साह नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। आज भी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें आज भी अंग्रेजी के प्रति उत्साह नहीं है, अंग्रेजी के प्रति रुचि नहीं है। जो कुछ भी हो इसमें एक ऐसा मध्य वर्ग पैदा किया जिसने नव जागरण के उत्खनन उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। जो अंग्रेजी शिक्षा में एक जो वर्ग है ऐसा निर्माण किया जिसमें नव जागरण यानी कुछ नव निर्माण करने की उन्होंने नींव डाली। भौतिक परिस्थितियों के बदलाव और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव को मुख्यतः नव जागरण का आधारभूत कारण मान लिया जाता है। नव जागरण का आधारभूत कारण क्या है? तो भौतिक परिस्थितियों के बदलाव, यानी भौतिक परिस्थिति के बदलाव क्या थे? भौतिक स्थिति में अंग्रेजों के अन्य अत्याचार, अंग्रेजी भाषा जो है शिक्षा का माध्यम थी, जो भी वह ये इन सबको यानी शोषण के विरुद्ध भौतिक परिस्थितियों के बदलाव और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव को मुख्यतः नवजागरण का आधारभूत कारण मान लिया गया है। पर इस काल के महापुरुषों राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी दयानंद और श्रीमती एनी बेजेंट पर विचार करने से उपयुक्त सामायिकरण खंडित हो जाता है। इन लोगों के अतिरिक्त नारायण गुरु और महात्मा फुले आदि का पाश्चात्य शिक्षा से कोई संबंध न था। यानी जो कहा जाए तो जो नारायण गुरु है, महात्मा फुले जो कि हमारे महाराष्ट्र के हैं, आदि का जो महात्मा फुले, नारायण गुरु, इनका पाश्चात्य शिक्षा से कुछ संबंध न था। ये इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा जानी ही नहीं थी। इसमें जो है पाश्चात्य शिक्षा जानने वाले वह महापुरुष थे, राजा राम मोहन राय थे, महादेव गोविंद रानडे थे, स्वामी दयानंद थे और श्रीमती एनी बेजेंट पर विचार करने से उपयुक्त सामायिकरण खंडित हो जाता है। यानी इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, मगर ऐसे लोगों ने भी कुछ नया उत्थान किया जिनमें थे जो अंग्रेजी शिक्षा जानते नहीं थे, पाश्चात्य शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। उसमें थे नारायण गुरु और महात्मा फुले। राजा राम मोहन राय रानाडे विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। यानी राजा राम मोहन राय, रानाडे, विवेकानंद यह अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। इसलिए यह कहना कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण नव जागरण आया सही नहीं है। यानी केवल पाश्चात्य शिक्षा के बल पर ही या पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने से ही नव जागरण आया, यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि कहा जाए तो जैसे महात्मा फुले भी जो नवजागरण करने में वह भी आगे थे महाराष्ट्र में। उन्होंने पहले स्त्रियों के लिए स्कूल खोला और जो खोला तो उन्होंने तो देशी भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। तो पूरी तरह कह नहीं सकते कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण ही नवजागरण आया, यह सही नहीं है। हाँ, अनेक कारणों में एक कारण वह भी है, यानी जो अनेक कारण है नवजागरण आने में, उसमें एक कारण वह भी है कि पाश्चात्य शिक्षा। लेकिन ठीक उसी पाश्चात्य शिक्षा से ही नवजागरण आया, यह कहना उचित नहीं था।
पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों तथा संस्कृति शिक्षा से प्रभावित व्यक्तियों ने तत्कालीन यथार्थ और समाज के रूपांतरण को लगभग समान ढंग से ग्रहण किया। यानी जो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोग थे, संस्कृत शिक्षा से प्रभावित थे, यानी जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की हुई है, संस्कृत शिक्षा ग्रहण की है, उनमें एक लगभग कहा जाए तो उस समय तत्कालीन यथार्थ यानी उस समय की वास्तविकता और समाज के रूपांतरण को लगभग समान ढंग से ग्रहण किया। यानी उस तत्कालीन समय की जो भी वह वास्तविकता थी उसको स्वीकार किया। अंग्रेजी उपनिवेशवाद और वाद को देवी वरदान के रूप में देखना, जाति पाति और मूर्ति पूजा का विरोध आदि उनकी सामान्य विशेषताएं हैं। यानी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले और संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने वालों में जाति पाति विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, इनकी जो है उन्होंने एक सामान्य विशेषताएं है। यानी उन दोनों में यह विशेषताएं देखने को मिलती है। उनके अंतर्विरोध तत्कालीन परिवेश तथा स्वयं उनकी शिक्षा पद्धति के अंतर्विरोध है। अपनी मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज, राणा डे ने 1870 में प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज तथा श्रीमती एनी बेजेंट ने सन 1882 में मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। यानी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे सेट परीक्षा हो, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इसमें यह बहुत बार पूछा जाता है। सुमिलित कीजिए में पूछा जाता है। ये अन्य प्रकार की इसमें ये कितने हैं, इसमें लगभग 4 प्रश्न बनते हैं इतने ही कोटेशन में। अपनी मान्यताओं के प्रचार यानी अपने विचारों के प्रसार प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह तो बहुत बार पूछा गया है। राणा डे ने सन 1870 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। यह भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की 1875 में, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और श्रीमती एक मिनट राणा डे ने भी 1870 में प्रार्थना समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और श्रीमती एनी बेजेंट ने 1882 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है। यह बहुत बार पूछा गया है और यह महत्वपूर्ण कोटेशन है। ये सभी लोग उच्च वर्ग के थे। विवेकानंद का भी वर्ग यही था। यानी यह सब जो थे उच्च वर्ग के थे और विवेकानंद भी उच्च वर्ग के ही थे। किंतु केरल के नारायण गुरु निम्न जाति के थे। यानी केरल के जो नारायण गुरु थे वह निम्न जाति के थे। उनका आंदोलन इजवा निम्न कही जाने वाली जाति तक सीमित है। यानी जो केरल के जो नारायण गुरु थे वह निम्न जाति के थे और उनका आंदोलन इजवा था, जो निम्न समझी वाली जाति के लिए था, जाति तक ही सीमित था। यानी उनके जाति तक ही वह सीमित था। महाराष्ट्र के महात्मा फुले भी निम्न जाति के ही थे। यानी महाराष्ट्र के जो महात्मा गोविंदराव फुले, यह महात्मा फुले का पूरा नाम है और वह महाराष्ट्र के जो महात्मा फुले थे वह भी निम्न जाति के ही थे। इस तरह नवजागरण का यह प्रकाश अपने अपने ढंग से सभी वर्गों में फैल गया। यानी इसी प्रकार जो है अपने अपने ढंग में, यानी उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग में, निम्न वर्ग में अपने अपने अनुसार वह नवजागरण का प्रकाश जो है फैला। प्रश्न उठाया गया है कि इस भारतव्यापी नवजागरण का कोई भौतिक कारण भी है अथवा यह शुद्ध अधिरचना है। यानी यह जो नवजागरण है वह फैला हुआ है भारतव्यापी, यानी पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ यह नवजागरण जो है, इसका कोई भौतिक कारण यानी इसको कोई एक बाहरी वस्तु या भौतिक कारण भी कोई हो सकता है या कुछ, या यह जो है शुद्ध अधिरचना है या कोई यह नैसर्गिक निर्मिति है। मार्क्सवादियों ने इस संबंध में सबसे अधिक विचार किया है। जो मार्क्सवादी लोग थे, तत्व विद्वान थे, उन्होंने इस पर अधिक विचार किया है। सन 1974 में राजा राम मोहन राय की दूसरी जन्म शताब्दी के अवसर पर
सुमिति सरकार और अशोक सेन ने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में लेख लिखे थे। यानी जो 1974 में जब राजा राम मोहन राय की दूसरी जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, उस अवसर पर सुमिति सरकार और अशोक सेन के राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में अनेक लेख लिखे थे। यह एक भौतिक कारण था। सरकार का कहना है कि पहले के मार्क्सवादी नवजागरण पर विचार करते हुए परंपरा बनाम प्रगति के संदर्भ में पश्चिमीवाद का समर्थन करते थे। परंपरा और आधुनिकता के आधार पर लिया गया निर्णय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण पर पर्दा डाल देता। राजा राम मोहन राय का परंपरा से अलगाव अंतर्विरोधों से भरा पड़ा है। उन्होंने कट्टर हिंदूवादियों से समझौता किया, अंग्रेज उपनिवेशवादियों के सहयोग से परिवर्तन लाने की कोशिश की, लेकिन औपनिवेशिक पराधीनता बुर्जुआ आधुनिकता के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थी। ऐसी स्थिति में जो भी आधुनिकता आई वह आधुनिकता का कैरिकेचर थी। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि तत्कालीन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, उत्पादन के ठहराव, किसान विद्रोह, किसानों के शोषण, वर्गों के बीच की बढ़ती हुई खाई के संदर्भ में इस आधुनिकता से क्या महत्वपूर्ण जुड़ता है जिसे महत्वपूर्ण कहा जाए। अशोक सेन ने ग्रास्मी का हवाला देते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में जो कुछ कहा है वह सारतः सरकार के कथन से भिन्न नहीं है। उनके मत अशोक सेन के मतानुसार सामाजिक रूपांतरण से संबंध शक्तियों से उन बुद्धिजीवियों का कोई रचनात्मक संबंध नहीं था। बौद्धिकता के माध्यम से उस आधुनिक तत्व को प्राप्त करना जो अर्थव्यवस्था को स्वीकार्य नहीं था, तर्कानुमोदित नहीं हो सकता। यह तांत्रिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत कुछ न्यूनकृत, यानी यह परीक्षा में पूछा जाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं पढ़ ही देता हूँ। यह यांत्रिक मार्क्सवाद दृष्टिकोण बहुत कुछ न्यूनीकृत, डिक्शनिस्ट, रिडक्शन और नियमितीवाद, प्रत्येक स्थिति में आधार और अधिरचना का तालमेल नहीं बैठता। लिनी यादव पेगी ग्रोम्शी का हवाला देते हुए लिखता है कि उनसे रूस के बारे में जो कुछ लिखा है उसे वहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। जिन देशों में पूंजीवाद और उद्योगवाद शिखर पर पहुंच चुका है उनमें सर्वदा यानी यह जो नेट में जो एक वैचारिक पृष्ठभूमि जो यूनिट है उसमें यह पूछा जा सकता है। संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अंत पारंपरिक भौतिकवाद की नई व्याख्या अपेक्षित है, यानी जो भौतिकवाद की जो एक नई व्याख्या जो है अपेक्षित है। इस संदर्भ में ग्रास्मी की इतालवी इतिहास पर टिप्पणियाँ द्रष्टव्य है। यानी जो ग्रास्मी का जो इतिहास है उसका नाम है इतालवी इतिहास। उन टिप्पणियों में वह इटली के रिजोगर्मेंटो आंदोलन की चर्चा करता है। उनकी तुलना अपने फ्रांसीसी क्रांति से की है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की तरह इटली के आंदोलनकारियों में वह शक्ति नहीं थी। वे पूरी ताकत से प्रभुसत्ता संपन्न वर्ग पर आक्रमण करते। अंततः उन्हें दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व के प्रभाव में ये लोग लघु सामाजिक रूपांतरों में लग गए। भारतवर्ष में नवजागरण से संबंध व्यक्तियों ने वही किया जो रिजोर्मेंट ने आंदोलन से संबंध में लोगों ने किया। तत्कालीन निषेधात्मक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का कोई उपाय न था, किंतु अंग्रेजों ने शोषण, लूट, धनापहरण के प्रति सभी सचेत थे। यानी जो अंग्रेज जो थे वो लूट कर रहे थे,
धन अपहरण यानी धन लूट रहे थे, चोरी कर रहे थे, यानी वह छीन ले रहे थे। फिर उससे जो अन्य जनता थी सचेत हो गई थी। कुछ लोगों के विचार से संस्कृति विचारधारा नहीं है। अंत यानी कोई कुछ लोग जो करते हैं वह संस्कृति जो है वह विचारधारा नहीं है। अंत आधार से इसका अनिवार्य संबंध नहीं है। उसकी अपनी अपनी स्वायत्तता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाज में संस्कृति का सामाजिक तथा मूल्यगत महत्व है। वाल्ट वाल्टर बेंजामिन ने ठीक ही लिखा है कि खतरे के समय संस्कृति का रचनात्मक संस्मरण होता है। तीसरी दुनिया के पिछड़े हुए देशों ने अपने सांस्कृतिक जागरण को राष्ट्रीय जागरण में बदल दिया है। जो तीसरी दुनिया है, तीसरी दुनिया में जो लोग पिछड़े हुए थे उसमें जो सांस्कृतिक जागरण को राष्ट्रीय जागरण में बदल दिया तीसरी दुनिया के लोगों ने। ये तीसरी दुनिया पर बहुत लंबा चौड़ा कहा जा सकता है, लेकिन समय के अभाव में हम जल्दी ले रहे हैं। 19वीं शताब्दी के इस नवजागरण में राष्ट्रीयता के तत्व अनुपस्थित है। इस नवजागरण का बहुत कुछ दायित्व दो संस्कृति की टकराहट में अपनी अस्मिता की पहचान में है। उपनिवेश यानी नवजागरण जो है दो संस्कृतियों के बीच की टकराहट है, अस्मिता की पहचान में है। यानी यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि नवजागरण का बहुत कुछ दायित्व जो दो संस्कृतियों की टकराहट में अपनी अस्मिता की पहचान है। यह इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। उपनिवेशवादी अंग्रेज यहाँ की संस्कृति को हेडी की दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि में भारतीय निर्मम बर्बर क्रिस्टोबार बैरियन थे। ईसाई मिशन हिंदुओं मुसलमानों के धर्म पर आक्रमण कर रहे थे। जो ईसाई मशीनरी थे वह जो थे हिंदू मुस्लिमों पर आक्रमण कर रहे थे धर्म पर। उनका उत्तर देना भी आवश्यक था। फिर जो ईसाई मिशन वाले जो आक्रमण कर रहे थे हिंदू मुस्लिमों पर, उनको भी उत्तर देना आवश्यक था। प्राच्य विद्याविदों ने भी भारत के अतीत का गौरवगान किया। यानी जो पाश्चात्य विद्वान थे उन्होंने भारत के अतीत का गौरव किया था। इनमें विलियम्स जोन्स और मैक्स मूलर प्रमुख थे। पर मैक्स मूलर तत्कालीन भारत को मुर्दा देश मानता था। यानी तत्कालीन भारत को मुर्दा देश कौन कहता था? तो मैक्स मूलर कहता था। प्राच्य विद्याविदों ओरिएंटलिस्ट का अभिप्राय उपनिवेशवादी राष्ट्रों के औदात्य का उद्घाटन नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं वे औपनिवेशिक आर्थिक शोषण और उपनिवेशवादियों की प्रभुसत्ता के समर्थक थे। एडवर्ड रईद ने अपनी पुस्तक एडवर्ड रईद की पुस्तक जो थी उसका नाम है दी ओरिएंटलिस्ट में इसको अच्छी तरह अनावृत किया है। इस देश के लोग प्रारंभ में उससे अभिभूत हुए, पर कालांतर में उनकी औपनिवेशिक मानसिकता से परिचिन्नत होते। यानी यहाँ पर जो थे इस भाग से जो प्रश्न पूछे जाते, इसमें जो वैचारिक पृष्ठभूमि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि जो है इसी आधार पर, इसी धरातल पर होती है। साथ भी जो कथन होते हैं ये स्थापना और तर्क के ऐसे ही भागों से पूछे जाते हैं। भारतीय नवजागरण से संबंध महापुरुषों ने राजा राम मोहन राय से महात्मा गांधी तक अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता की जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण कर लिया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का। इसके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। यानी जो भारत के जो तो लोग थे उसमें जो थे राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने जो उपनिषदों को पढ़कर या उपनिषदों से शिक्षा प्रारंभ करके नवजागरण करने का आरंभ किया। विवेकानंद ने भी अद्वैत व वेदांत का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का अध्ययन किया। यानी
राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों से शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान अर्जित किया। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत से प्राप्त किया ज्ञान, और दयानंद सरस्वती ने वेद का अध्ययन करके, इस अध्ययन करके उन्होंने जो छुआछूत थे, भेदभाव थी, धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीचता, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। और उसके विरोध में, उसके कार्य में जो थी तत्कालीन समय की जो अंग्रेजी शिक्षा थी, वह भी उनकी सहायता में आ गई। अंग्रेजी उपनिवेशवाद का प्रभाव ललित कला और साहित्य पर भी पड़ा। यानी अंग्रेजी उपनिवेशवाद जो था, इसका प्रभाव ललित कला पर भी और साहित्य पर भी पड़ा है। औपनिवेशिक अनुभव उपनिवेश विरोध के रूप में सामने आया। इसके मूल में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष था। संघर्ष एक ऐसी वस्तु है जो इसमें संलग्न व्यक्तियों को रचनात्मक बनाती है। संघर्ष और रचना का बहुत गहरा संबंध है। यह कोटेशन पूछा जाने योग्य है परीक्षा में, मैं फिर से पढ़ता हूँ। संघर्ष एक ऐसी वस्तु है जो इसमें संलग्न व्यक्तियों को रचनात्मक बनाती है। यानी संघर्ष में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं, जो भी व्यक्ति संघर्ष करते हैं, वह जो है रचनात्मक, यानी वह एक नया निर्माण करने के लिए, नया निर्माण करने का बल उन्हें मिलता है। जो संघर्ष करते हैं उनको एक नया बल मिलने को, नवनिर्माण करने का बल उनमें आ जाता है। संघर्ष और रचना का बहुत गहरा संबंध है, यह बच्चन सिंह का कथन है। इसके अभाव में जो रचना होगी वह अंतर वस्तु शून्य और खोखली होगी। पुराने और नए का पुनर्नवीकरण इसी का परिणाम है। धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन ने जिस प्रकार पुराने को नए से और नए को पुराने से संबंध किया, उसी प्रकार कला और साहित्य ने भी किया। उपनिवेशवादियों ने भारतीय संस्कृति को भी हीन ठहराया और कला तथा साहित्य को भी। यानी जो उपनिवेशवादी जो थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को हीन या निम्न समझा और साथ ही भारतीय साहित्य को भी निम्न कोटि का माना। उपनिवेशवादियों की दृष्टि में भारतीय कला मृत हो चुकी थी। यानी जो उपनिवेशवादी जो थे, उन्होंने भारतीय कला को मृत माना था। भारतीय कलाकारों में महान कला के सिद्धांतों के आयत्तीकरण की क्षमता निःशेष हो गई थी। यानी जो कलाकारों में भी कला निर्माण करने की जो शक्ति थी, वह समाप्त हो चुकी थी। अंततः अपनी अस्मिता को सिद्ध करने तथा साम्राज्यवाद विरोध के अभिप्राय में योग देने में कला पीछे नहीं रहना चाहती थी। यानी कला जो है अपनी अस्मिता को सिद्ध करने के लिए, साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए कला जो है पीछे रहना नहीं चाहती थी, वह भी अपना कुछ योगदान देना चाहती थी कला। उसने अपनी महान परंपरा की खोज की ओर देखा। यानी कला ने यानी कलाकार ने अपनी परंपरा की ओर देखा। महान सन 1967 में कंपनी सरकार ने कला के नहीं, औद्योगिक कला के कई स्कूल, यानी 1967 में कंपनी सरकार ने, यानी अंग्रेजी सरकार ने औद्योगिक कला के नए स्कूलों की स्थापना की थी, खोले। उनके मतानुसार भारतीय कलाकारों को तो कला की भाषा का क ख घ भी नहीं मालूम था। यानी अंग्रेजों के अनुसार भारतीय कलाकारों को जो कला का ज्ञान है वह ठीक ढंग से नहीं, यानी जो क ख ग, यानी जो कहते कि बाड़ा खड़ी, वह भी ठीक ढंग से मालूम नहीं थी, वर्णमाला भी। वे अच्छे कारीगर थे, यानी भारतीय जो थे वे अच्छे कारीगर थे, प्रकृति का अच्छा अनुकरण करते थे। डिजाइन बनाने में उन्हें कलम हासिल था, यानी डिजाइन बनाने में वह महारथी थे। या उसको फिर कमी थी एक अच्छे शिक्षा की। यूरोपीय उपभोक्ता समाज को सस्ते वेतन में कारीगरों की कारीगिरी मिल जाती थी। यानी जो यूरोप के जो थे वह कारखानों में सस्ते यानी कम वेतन पर भारतीयों को वह काम देते थे और वह उनकी कलाकारी से अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। जब हवेल इन स्कूलों से संबंध हुआ तो उसने भारतीय कला को मुमूर्ष नहीं कहा। इसके पहले वॉल्टेयर भारतीय कला की प्रशंसा कर चुका था। उसकी इतनी ही मांग थी कि उसे भी जीवित रहने का अधिकार दिया जाए। यानी वॉल्टेन का कहना था कि भारतीय कला को भी जीवित रहने का अधिकार देना चाहिए। यह वॉल्टेयर का कहना था।
इसके पूर्व भारतीय कला को चौपट करने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कालीघाट के दर्शनार्थियों के स्थूल चित्रों तथा कंपनी स्कूल या पटना स्कूल की अनुकृतियों से यह निसिद्ध है। इसके पीछे कंपनी सरकार का प्रोत्साहन था। कंपनी स्कूल के चित्र ठूठ, नीरस और कल्पना विरहित थे। इस स्कूल की शैली का प्रचार सारे देश में था। हैवेल कला को राजनीति से अलग रखना चाहता था, यानी जो हैवेल था वह कला को राजनीति क्षेत्र से अलग रखना चाहता था। यह उसकी औपनिवेशिक राजनीति थी। कुमार स्वामी कला की स्वायत्तता के पक्ष में थे, पर वे राजनीति से विरहित कला के पक्षधर नहीं थे। यानी जो कुमार स्वामी जो थे वह कला के स्वायत्तत्व में थे ही, लेकिन कला को वह राजनीति से मिलाना चाहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में दो कलाकारों का उदय होता है, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में दो कलाकार उभर कर आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना